जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों अपन बात करने वाले, अपन पढ़ रहे थे संविधान और संविधान को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज अपन दोस्तों बात करने वाले भारत के जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हो, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। तो आज अपन इसी कैग के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि क्यों पड़ी इस कैग की आवश्यकता, कहाँ कहाँ पे है इसका संविधान के अंदर उल्लेख और कौन कौन से बिंदु है जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कैग के चैप्टर से। तो ये वीडियो दोस्तों प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपन समझ के आधार पर पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे देश के अंदर है संविधान। संविधान के अंदर दोस्तों किया गया एक संसद का प्रावधान और उसी संसद के माध्यम से कोई सरकार है, कोई पार्टी अपनी सरकार बनाती है और वो सरकार चलाती है। तो जो सरकार जो दोस्तों होती है, गवर्नमेंट जो दोस्तों होती है, सरकार जो होती है, सरकार को दोस्तों क्या है कि जो भी धन है या फिर वित्त संबंधी जो भी लेखा जोखा है, तो धन का आय कहाँ से धन की आय प्राप्त होती है और कहाँ किन किन मुद्दों पे धन को है वो व्यय करना होता है दोस्तों। तो सरकार को दोस्तों जो अपना धन होता है, धन की आय और धन का व्यय किस किस मात्रा में वो धन का व्यय करे और कौन कौन से जो सोर्स हैं जहाँ से सरकार को आय प्राप्त होती है, तो उनका जो दोस्तों जो लेखा जोखा जो रखता है, जो लेखा जोखा रखने का कार्य करता है, वो ही दोस्तों करता है। कौन करता है? कैग करता है, जिसको आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हो। तो सरकार के कार्यों में आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखने का कार्य करता है वो दोस्तों कैग करता है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जो दोस्तों जो भी सरकार को जो धन जो प्राप्त होता है दोस्तों, जो धन प्राप्त होता है ये दोस्तों क्या होता है? ये सार्वजनिक ऋण होता है। सार्वजनिक ऋण का क्या मतलब है दोस्तों? सार्वजनिक ऋण का मतलब दोस्तों ये जनता का धन होता है, ये है आम नागरिकों का धन होता है और आम नागरिकों का धन होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आम नागरिकों का धन को कोई वेस्ट में उपयोग ना करके उसका एक समुचित ढंग से उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो सब बताता है कैग, ताकि दोस्तों एक सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण किया जा सके और अपनी जो सरकार है वो अपने देश को एक सही दिशा में, सही पथ है वो प्रदान कर सके। तो इसीलिए वो जो धन है उसके लेखा जोखा रखा जाता है। तो वो लेखा जोखा रखने का काम करता है दोस्तों कैग, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसीलिए दोस्तों इस कैग के पद का सर्जन किया गया हमारे संविधान के अंदर। तो ये दोस्तों आप अपनी समझ के आधार पर इस बिंदु को याद रख सकते हो, ताकि जो जनता है, जनता का पैसा है वो एक सही दिशा में खर्च हो, सही दिशा में उसका व्यय हो, ताकि ना कि केवल एक समाज का बल्कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके और अपने लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। तो आइए दोस्तों अब अपन इसको समझते हैं बारी बारी से। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, और यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली अपन उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं जो कैग है। तो कैग का जो वर्णन है वो संविधान में किन आर्टिकल्स में मिलता है। तो दो जो आर्टिकल्स है दोस्तों उनके बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जो कैग है दोस्तों, कैग का उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 148 से दोस्तों 148 से 151 के मध्य इसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको दो आर्टिकल याद रखने स्पेशली जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 148, 148 और अनुच्छेद नंबर 149, 149। यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 148 अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? 148 अनुच्छेद कहता है कि कैग का पद का गठन किया गया है। 148 अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? कैग का पद सर्जित किया गया है इसमें। तो ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से का गठन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो गठन मिलता है 148 में। और 149 जो आर्टिकल है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों कैग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है। कैग के कार्य व शक्तियाँ,
कि कैग को कौन कौन सी कार्य और शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन सब का वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 149 में। तो उम्मीद करता हूं दोनों जो अनुच्छेद आपको याद हो चुके होंगे। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कैग है दोस्तों, जो इसके जो अपन ने इसका मोटे तौर पर अपन इसको समझ रखना चाहें तो ये किस प्रकार से क्या क्या ये काम करता है, तो थोड़ा इसको एक बार समझते हैं दोस्तों। बिंदु वाइज आप अपन इनको याद रखेंगे दोस्तों। जो दोस्तों लेखा परीक्षण होता है दोस्तों, लेखा परीक्षण होता है चाहे केंद्र स्तर पे हो या फिर राज्य स्तर पे, तो लेखा परीक्षण होता है दोस्तों, तो लेखा परीक्षण का ये मुखिया के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, लेखा परीक्षण का मुखिया होता है दोस्तों। ये जो भी आय और व्यय का लेखा होता है तो उसके लेखा परीक्षण के मुखिया के रूप में कार्य करता है। ये केंद्र स्तर पे भी दोस्तों मुखिया होता है और राज्य स्तर पे भी मुखिया के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर पे अलग से कैग की व्यवस्था की गई है और केंद्र स्तर पे अलग से कैग की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर पे भी वही काम करता है और केंद्र स्तर पे भी वही काम करता है। जो लेखा परीक्षण होता है उसके मुखिया के रूप में ये कार्य करता है। कौन कार्य करता है दोस्तों? कैग काम करता है, कैग कार्य करता है। अगला बिंदु दोस्तों अपन यहाँ से आप याद रख सकते हो, जो सार्वजनिक जो धन है दोस्तों, जो लोकहित का या जो लोगों का जो धन है या लोकवित्त है दो, उसका संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक धन या फिर आप इसको कह सकते हो दोस्तों लोकवित्त, लोकवित्त या लोगों का धन का संरक्षक होता है दोस्तों। ये संरक्षक का मतलब क्या है दोस्तों? संरक्षक का मतलब ये दोस्तों कि जो सार्वजनिक धन है उसका किस दिशा में कितने अनुपात में सही सही उपयोग किया जा सकता है, इसका सुझाव कौन देता है? इसका सुझाव देता है दोस्तों कैग कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। अगला बिंदु दोस्तों आप यहाँ से याद रख सकते हो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछा जाता है बार बार। B.R. अम्बेडकर ने दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों एक बात कही थी। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि संविधान का यह एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी B.R. अम्बेडकर ने किसे बताया है, तो याद रखना कैग को बताया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बताया है। क्यों बताया है ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये धन से संबंधित मुद्दे जो आय और व्यय होता है उसका एक समुचित दिशा में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसकी जो पूरा लेखा जोखा तैयार करके वो अपने केंद्र स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है और राज्य स्तर पर बात करें तो वो राज्यपाल के समक्ष पेश करता है। चलो दोस्तों, अब ये तो हुई इसके बारे में एक मोटी मोटी समझ कैग कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ कि किस लिए इसका पद का सृजन किया गया, किस प्रकार से ये कार्य करता है। अब आते हैं यहाँ से जो डायरेक्ट सीधे टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा अपन उनको समझते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन देखते हैं दोस्तों इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। जो कैग की नियुक्ति होती है दोस्तों, कैग की नियुक्ति दोस्तों इसकी कौन करता है, तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति दोस्तों करते हैं इनकी राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय करते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति। क्या ये स्वयं की इच्छा पे करते हैं, तो दोस्तों ये स्वयं की इच्छा से इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, ये किसकी सलाह से करते हैं, तो यहाँ पे सलाह लेते हैं दोस्तों मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की सलाह से दोस्तों कैग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, अपने को ध्यान रखना है। नियुक्ति से बाद में दोस्तों बात आती है शपथ, कि इनको शपथ कौन दिलाता है। नियुक्ति होगी तो अभी इनको कोई शपथ भी दिलाएगा, तो शपथ कौन दिलाता है, शपथ भी दोस्तों इनको दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय इनको दिलाते हैं शपथ। अब शपथ ले ली तो शपथ से बाद में बात करेंगे दोस्तों अपन इनके त्याग पत्र की। अगर ये अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से दोस्तों त्याग पत्र देना चाहें, त्यागपत्र या अपना इस्तीफा देना चाहें तो दोस्तों किसे प्रदान करेंगे, ये अगर अपनी इच्छा से त्यागपत्र देना चाहें तो ये त्यागपत्र भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को ही प्रदान करेंगे।
राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपेंगे अपना त्याग पत्र। तो यहाँ से अपन ने देखा दोस्तों, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्याग पत्र राष्ट्रपति। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इसके कार्यकाल की। जो के का दोस्तों जो कार्यकाल होता है ये कितने समय का होता है, तो कार्यकाल से संबंधित बिंदु दोस्तों आपको कंफ्यूज करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। के का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो उतना ही होता है। तो इसको समझिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो, जो पहले पूर्ण हो, इसको दोस्तों आप समझिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि मानो के का जो कार्यकाल है दोस्तों, इसको थोड़ा समझिएगा। मानो कोई व्यक्ति है, उसको के पद के लिए चुना गया। अब मानो उसकी उम्र अभी है अपनी 55 साल उम्र है, 55 साल उम्र है, उसको के लिए चुन लिया गया है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो वो 6 साल के लिए काम करेगा। तो 55 प्लस 6 61 साल की उम्र में दोस्तों उसको रिटायरमेंट लेना होगा। इसके 61 साल की उम्र में उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। अगर दोस्तों मानो वही व्यक्ति 60 साल, कोई व्यक्ति 60 साल का है और उसको के पद पे नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ से वो अगर वो 6 साल कार्य करता है दोस्तों, तो वो हो जाती है दोस्तों 66। तो इसमें क्या करेगा, 6 वर्ष या तो 6 वर्ष कंप्लीट करे या फिर 65 वर्ष कंप्लीट करे। तो यहाँ हो रही है 66। इसका मतलब ये 66 साल ना काम करके कितने साल करेगा, काम ये करेगा दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक ये काम करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 6 साल कार्य, अब इसका कार्यकाल नहीं होगा, यहाँ पे इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष पूरे होते ही 65 साल का हो जाएगा और 65 साल के होते ही इसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो, या तो उसके 6 वर्ष पूरे हो जाएं, या अगर 6 वर्ष पूरे नहीं होते तो उसके 65 साल की अगर उसकी एज हो जाती है तो उसको रिटायरमेंट लेना होगा। तो कार्यकाल से संबंधित बिंदु उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इससे आगे इसके हटाने की प्रक्रिया, किसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया। कई बार स्टेट पीसीएस में दोस्तों यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इसको किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो अगर दोस्तों नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो किए गए ये अगर अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, या फिर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, या अपने कार्य में कुशलता नहीं दिखाता है, तो दोस्तों इसको हटाया जा सकता है। किस विधि से दोस्तों इसको हटाया जाएगा, तो यहाँ से 2 प्रकार के से आपके ऑब्जेक्टिव मिलेगा, दोनों को आप याद रखोगे। एक तो दोस्तों इसको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसको हटाने की प्रक्रिया है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही, न्यायाधीश के समान ही। अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही क्या मतलब, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है उसी प्रकार से के को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अगर किसी दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आसानी से उसको पता होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा तो थोड़ा अपन एक बार इसको यहाँ भी समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दोस्तों किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो संसद होती है दोस्तों, और संसद के होते हैं दोस्तों 2 सदन। संसद के होते हैं 2 सदन, एक होती है दोस्तों लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो अगर किसी न्यायाधीश को या कह सकते हो के को अगर उसके पद से हटाना हो तो एक कमेटी गठित की जाती है 4-5 मेंबर की। वो कमेटी उसकी जांच करती है कि जो भी उसके ऊपर आरोप लगते हैं, अगर उस कमेटी के द्वारा ये मान लिया जाए कि इसके ऊपर लगे हुए आरोप सही हैं, तो दोस्तों वो प्रस्ताव भेजती है लोकसभा या फिर राज्यसभा में। यहाँ पे दोस्तों क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि 100 व्यक्ति लोकसभा में ऐसे होने चाहिए जो उस प्रस्ताव के ऊपर सहमति प्रदान करे, और 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो राज्यसभा में जो इस प्रस्ताव के ऊपर सहमति प्रदान करे। तो 100 का आंकड़ा लोकसभा में रखा गया, 50 का आंकड़ा राज्यसभा में रखा गया है। अगर ये सहमति प्रदान करते हैं तो उस प्रस्ताव को पेश किया जाता है लोकसभा में। उसके पास बाद अगर लोकसभा के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो हो जाता है राज्यसभा में, वहां से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो वो प्रस्ताव जाता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास में, और राष्ट्रपति अंतिम रूप से साइन करके दे देते हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या के को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना ये कि 2/3 बहुमत से अगर दोस्तों ये दोनों सदन प्रस्ताव को पारित कर दे
और राष्ट्रपति उसके ऊपर अंतिम रूप से अगर साइन कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी और केग को भी दोस्तों उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो ये है दोस्तों इसके हटाने की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपके याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अपनी कॉपी में खुद के दोस्तों नोट्स बनाइएगा। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, खुद पढ़ना चालू नहीं करोगे, तब तक आप एक जो अच्छी जो एक ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आइए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखिए दोस्तों इसको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होती है, इसको हटाने की प्रक्रिया। अब दोस्तों अपन समझेंगे इसके कार्य और शक्तियां। जो केग है दोस्तों, केग के कार्य व शक्तियां, कौन कौन से कार्य और शक्तियां करता है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसको थोड़ा समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अपन ने एक बिंदु तो दोस्तों पहले देखा था कि केग के कार्य और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 149 है। इस अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो केग है दोस्तों ये मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर कार्य करता है दोस्तों। तो एक कार्य तो अपन यहां से देख सकते हैं, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, रूप में केंद्र व राज्य स्तर पर, केंद्र व राज्य स्तर पर मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यहां से अपन इस एक बिंदु को ध्यान में रखेंगे। दूसरा दोस्तों अपन देख सकते हैं जो संचित निधि होती है और जो आकस्मिक निधि होती है दोस्तों। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि से जो धन का व्यय का जो परीक्षण है वो कौन करता है, जो धन कितनी मात्रा में व्यय किया गया है उसका परीक्षण कौन करता है दोस्तों, उसका परीक्षण भी करता है केग। तो ध्यान रखना, संचित निधि व आकस्मिक निधि के धन का व्यय का परीक्षण कौन करता है दोस्तों, केग ही करता है। कि संचित और आकस्मिक निधि से कितना धन निकाला गया, उसका कहां कहां सदुपयोग किया गया, इसका परीक्षण कौन करता है दोस्तों, केग करता है। तो यहां से दोस्तों संचित निधि से संबंधित आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर कितना है 266 है। और आकस्मिक निधि से संबंधित आर्टिकल भी पूछा जाता है, आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद है 267 है। तो ये 266 और 267 जो अनुच्छेद है इसको आप ध्यान रखना। अगर अपन इसका अगला कार्य दोस्तों देखना चाहें तो केंद्र स्तर पर ये दोस्तों रिपोर्ट है बना के पेश करता है। जो भी आय के और व्यय के जो लेखा जोखा की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो पेश करता है, केंद्र स्तर पे पेश करता है राष्ट्रपति महोदय के समक्ष और राज्य स्तर पे पेश करता है राज्यपाल महोदय के समक्ष। तो यहां से दो बिंदु और ध्यान रखोगे आप इसके कार्य और शक्तियों में, कि केंद्र स्तर पर जो रिपोर्ट है अपनी दोस्तों, केंद्र स्तर पर अपनी रिपोर्ट दोस्तों किसे पेश करता है, यह आय और व्यय की रिपोर्ट है। केंद्र स्तर पर रिपोर्ट पेश करता है दोस्तों राष्ट्रपति को, और राज्य स्तर पर दोस्तों ये रिपोर्ट किसे पेश करता है, राज्य स्तर पर दोस्तों ये रिपोर्ट पेश करता है राज्यपाल महोदय को। तो यहां से दोस्तों स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र स्तर पर जो किया गया वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है, तो राष्ट्रपति उसके बाद वो रिपोर्ट कहां पेश करते हैं। तो ध्यान रखना, ये तो रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति के समक्ष, फिर राष्ट्रपति दोस्तों उसको पेश करते हैं संसद में। राष्ट्रपति कहां पेश करते हैं, उसको कहां रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं उसको संसद में। और संसद के जो दोनों सदन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में उस जो भी लेखा जोखा या विवरण इसने तैयार किया है वहां इसका होता है विश्लेषण कि
जो इन्होंने बताया कि इस धन का यहाँ पे अनावश्यक रूप से व्यय हुआ है, यहाँ से इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति महोदय पेश करते हैं संसद में, और संसद के लोकसभा और राज्यसभा में इसका होता है विश्लेषण। अगर राज्य स्तर की बात करें दोस्तों, तो राज्य स्तर पे पेश करता है दोस्तों राज्यपाल के समक्ष, और राज्यपाल इसको कहाँ पेश करता है, राज्यपाल इस जो रिपोर्ट बना के तैयार करता है इसको पेश करता है विधानमंडल के समक्ष, विधानमंडल के समक्ष। और सभी को पता है जिस प्रकार से संसद के 2 सदन उसी प्रकार से विधानसभा विधानमंडल के भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं, तो विधानमंडल इसको पेश करता है विधानसभा और विधान परिषद में, वहाँ इस रिपोर्ट का विश्लेषण होता है। तो यहाँ से अपने को 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, दोनों याद रखने। केंद्र स्तर पर जो आय व्यय की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है, राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल के समक्ष पेश करता है, राज्यपाल उसको विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। अगली दोस्तों इसकी कार्य को अपन देखना चाहें तो अगले कार्य के रूप में अपन इसको याद रख सकते हैं दोस्तों कि जो लोक लेखा समिति होता है दोस्तों, लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति का ये मार्गदर्शक होता है, इसका मित्र भी इसको कहा जाता है, और इसके आंख और कान के रूप में भी कार्य करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। और क्या होता है दोस्तों, इसको मित्र भी कहा जाता है लोक लेखा समिति का, और क्या कहा जाता है इसको, इसका कान व आंख के रूप में कार्य करता है। तो इस बिंदु को दोस्तों आप याद रखोगे, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति के आंख व कान के रूप में कार्य कौन करता है, तो केग करता है दोस्तों, इसके मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है और इसके मित्र के रूप में भी कार्य करता है। तो इन सब बिंदुओं को आप यहां से ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि जो केग है और केग और जो तो दोस्तों आप पढ़ते हो संविधान के अंदर लोक लेखा समिति, इनके कार्य लगभग एक दूसरे से सिमिलर हैं। जिस प्रकार से लोक लेखा समिति के कार्य भी जो आय और व्यय के ऊपर लेखा जोखा रखना है, उसी प्रकार से केग का कार्य भी है आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखना, उसको उसकी रिपोर्ट है वो पेश करना बना के। तो लगभग इनके कार्य एक दूसरे से सिमिलर है, इसीलिए इसको इसका मार्गदर्शक और इसका मित्र भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो कि संविधान के अंदर ये जो पद बनाया गया है केग का, अगर इस पद को दोस्तों, इस पद ने समय समय पर काफ़ी चीज़ आपने सुनी होगी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, इस प्रकार के जो है घोटाले उजागर हुए हैं दोस्तों। ये किसकी देन है, ये दोस्तों इसी केग की देन है, इसी केग ने ये उजागर किए हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर जो अपना केग है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल है दोस्तों, इसको अगर स्वतंत्र नहीं रखा गया, इसको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अंडर प्रेशर में कार्य करेगा, और सरकार के अंडर प्रेशर में कार्य करेगा तो दोस्तों जो जनता का जो धन है उसको एक सही दिशा में उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष करेगा। इसलिए दोस्तों इसी कारण जो केग है इसको कुछ एक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, ये जो पद है इसको पद को कुछ एक स्वतंत्रताएं दी गई है, ताकि ये सरकार के दबाव में कार्य ना कर सके और ये एक निष्पक्ष रूप से जो भी घोटाले है वो निष्पक्ष रूप से उजागर कर सके, ताकि जो जनता का जो पैसा है वो सही दिशा में वे हो सके और एक मजबूत लोकतंत्र का विकास हो सके। तो इसको कुछ एक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो अपन थोड़ा उनको समझते हैं कौन कौन सी इसको स्पेशल स्वतंत्रताएं मिली हैं। तो देखिए दोस्तों, केग को स्वतंत्रताएं, केग को दोस्तों कुछ एक स्पेशल स्वतंत्रताएं मिली हैं, ताकि ये निष्पक्ष रूप से अपने विचार या फिर जो भी आय व्यय का लेखा जोखा रखता है उसके ऊपर निष्पक्ष रूप से जांच कर सके। तो इसीलिए इसको कुछ एक स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं इसको प्रदान की गई हैं, तो दोस्तों अपन समझ सकते हैं। एक तो दोस्तों होती है नियुक्ति की प्रक्रिया। पहले अपन देखते हैं दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो ये दोस्तों इसके कुछ एक स्वतंत्रता के अंदर इसको आप एक शामिल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों केग का कहीं भी निर्वाचन नहीं होता है, उसकी होती है नियुक्ति। निर्वाचन होने से दोस्तों क्या नुकसान होगा, निर्वाचन होने से
कभी भी जो उसको निर्वाचन किया है, निर्वाचन जो दल होगा वो कहीं भी उसका विरोध करके उसको पद से मुक्त कर सकता है। लेकिन अगर इसकी नियुक्ति होगी तो कोई भी जो दल है वो इसकी कह सकते हो इसको पद से इसको मुक्त नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसको नियुक्ति करने से थोड़ी स्वतंत्रता इसको प्राप्त होती है। अगली स्वतंत्रता के रूप में अब दोस्तों अपन समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हटाने संबंधी प्रावधान है दोस्तों, जो उसको हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये दोस्तों इसको ध्यान रखना दोस्तों, हटाने संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों, वो दोस्तों क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तुल्य है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तुल्य, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो हटाने संबंधी जो प्रावधान है इसका वो थोड़ा एक कह सकते हो काफी डिफिकल्ट तरीके का है, तो इसको हटाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो ये भी दोस्तों इसको एक काफी हद तक पावर प्रदान करती है ये चीज की इजी वे में आसानी से इसको हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत इसको शक्ति प्राप्त होती है। तो और अपन दोस्तों देखेंगे हटाने संबंधी शक्ति में अपन समझ सकते हैं कि दोस्तों इसको जो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति तो करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति महोदय, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इसको हटा नहीं सकते। जैसे कि अपन राज्यपाल में पढ़ते हैं दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति उसको मुक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ अपन एक और चीज याद रख सकते हो कि प्रसाद पर्यंत नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। अगर ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते तो कहीं ना कहीं इनको राष्ट्रपति के अंडर प्रेशर में कार्य करना पड़ता। अगली जो एक और दोस्तों आप शक्ति के रूप में अगर इसकी स्वतंत्रता के रूप में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जो इसको जो वेतन मिलता है दोस्तों, वेतन इसको संचित निधि से प्राप्त होता है। अगली अगली स्वतंत्रता इसकी देख सकते हो, जो वेतन है दोस्तों इसको वेतन संचित निधि से मिलता है, इसको संचित निधि से इसको मिलता है वेतन। अगली अगर दोस्तों अपन इसकी देखें तो जो केग है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, जो त्यागपत्र के बाद दोस्तों इसको किसी प्रकार की सरकारी पद के ऊपर इसको नहीं रखा जा सकता। ध्यान रखना, केग अगर अपना त्यागपत्र दे देता है या फिर इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पद त्याग के बाद दोस्तों क्या होता है, पद त्याग के बाद कोई सरकारी पद पर नहीं चुना जा सकता, नहीं चुना जा सकता है। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखोगे कि केग अगर अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे देता है या फिर इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इसके बाद इसको ना तो राज्य स्तर पर ना फिर केंद्र स्तर पर, किसी भी स्तर पर इसको किसी प्रकार के सरकारी पद के ऊपर वो नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये भी दोस्तों एक इसकी महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता है उसके अंदर शामिल है। तो कुछ एक स्वतंत्रताएं अपन ने यहाँ से समझी जो इसके पद को अपने आप में पावरफुल बनाती हैं, ताकि ये है जो किए गए ये सरकार के अंडर प्रेशर में कार्य ना करके एक निष्पक्ष न्याय है वो दे सके। अब दोस्तों यहाँ से ये जो दोस्तों ये हुआ चैप्टर केग का जो चैप्टर है जिनसे मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन ने यहाँ पे दोस्तों। आप अगर छोटे से कंपटीशन एग्जाम से लेकर अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से अगर आप पूरे वीडियो ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपको बेसिक समझ में मिलेगी और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित रूप से आप बना पाओगे। अब दोस्तों जो करंट से संबंधित एक जो ऑब्जेक्टिव आपसे और पूछे जा सकते हैं तो अपन एक थोड़ा उनको देख लेते हैं दोस्तों। करंट से दोस्तों क्या पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो केग है दोस्तों, वर्तमान केग का आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो वर्तमान जो केग है दोस्तों, तो ध्यान रखना वर्तमान में जो केग है दोस्तों इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान केग। और दोस्तों ये कौन से नंबर के हैं, ये 14वें नंबर के ये केग है। तो कई बार इनका सीरियल नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो 14वें नंबर के हैं वर्तमान केग है। तो ये आपको करंट के रूप में ही आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से अगर ये वीडियो आप एक बार ध्यान से देख लेते हो और उसके बाद आप जब चाहो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो जब चाहो आप इसको आसानी से 1-2 मिनट में आप आसानी से इसको रिवाइज कर पाओगे
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको चैप्टर समझा सकूं और आपको एक मजबूत समझ के साथ आपको एक सही दिशा प्रदान कर सकूं, ताकि जो आपका जो अधिकारी बनने का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको शेयर जरूर करोगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।